Bismillahirrahmanirrahim. We are studying physics of solid for class second year. My name is Muhammad Zain Iftikhar and today we are going to discuss Hooke's law. A law stating that the strain in a solid is proportional to the applied stress within the elastic limit of that solid. You have already discussed Hooke's law in previous classes and we have already studied about stress and strain in last lecture. Stress is the amount of force per unit area required to deform the shape of a material, whereas strain is the ratio between change in length, area, or volume to the original value of length, area, or volume. It is a law of mechanics and physics discovered by Robert Hooke. Materials for which Hooke's law is useful are known as linear elastic और Hookean material. वो ऐसे तमाम मटेरियल्स जो कि हुक्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम हुकियन मटेरियल्स या लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स भी कहते हैं, जैसे कि हम आगे जाकर जब इसका ग्राफ देखेंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि इनका जो ग्राफ है वो लीनियर आता है. Hooke's law can be represented as F is proportional to X और F is equals KX. F यहाँ पर फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको शो कर रहा है. X जो है वो एक्सटेंशन या elongation in the material को शो कर रहा है. That is typically measured in meters, जो कि इसका SI यूनिट है, जबकि K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा है. ऐसे तमाम मटेरियल जो कि हुक्स लॉ को ओबे करते हैं उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है. इनको हम लीनियर ग्राफ्स भी कह सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फोर्स को वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है, जबकि एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है, और हमारे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं. यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, ग्रेडियंट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. ग्रेडियंट जो है वो हम इस लाइन की स्लोप से निकाल सकते हैं, और ये ग्रेडियंट हमारे पास कैसे आएगा, y ओवर x या चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस. यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस के ऊपर फोर्स है जबकि x एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन है. तो अगर हम चेंज इन अमाउंट ऑफ फोर्स टू द चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन द मटेरियल की रेशो को देखेंगे तो वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होगा. Okay, our next topic is stress strain curve. A stress strain curve for a material gives the relationship between stress and strain. These curves reveal many of the properties of a material such as the Young's modulus, the yield strength and the ultimate tensile strength. Young's modulus के बारे में आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि Young's modulus वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर चेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ से रिलेटेड हो, यानी कि जो स्ट्रेन है वो बराबर होगा चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ के. इस सूरत में अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व निकालते हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो सी है वो हमारे पास कुछ इस तरह की आती है जैसी आपको सामने पिक्चर में नजर आ रही है. इसमें हमारे पास स्ट्रेस जो है वो y एक्सिस के ऊपर है और स्ट्रेन जो है वो x एक्सिस के ऊपर है. अगर हम पिछले ग्राफ को याद करें जो हमें बता रहा था कि अगर एक मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है तो उस सूरत में उसके ऊपर जो फोर्स और एक्सटेंशन की कर्व है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि फोर्स को हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं स्ट्रेस के साथ और एक्सटेंशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं स्ट्रेन के साथ. इस सूरत में हमारी जो कर्व आएगी वो स्ट्रेट लाइन होगी जब तक हमारा मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करेगा. आप देख रहे हैं एक खास हद तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद लाइन जो है वो चेंज हो रही है, स्ट्रेट नहीं रह रही. इसके बारे में मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आगे जाकर. ये हमारे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हुई है, स्ट्रेन जो है वो
एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हुई हुई है। इसके ऊपर 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। ए पॉइंट तक जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, उसकी स्लोप कांस्टेंट है, जैसे हमने पिछले ग्राफ में देखा था, फोर्स बाय एलोंगेशन इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इन केस मटेरियल इज ओबेइंग हुक्स लॉ। यहां पर भी ए पॉइंट तक मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो रेशो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है यंग्स मॉडुलस। और यहां तक मटेरियल चूंकि हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है तो हम कहेंगे कि मटेरियल ए पॉइंट तक परफेक्टली इलास्टिक है। ए से बी पॉइंट तक जो लाइन है उसकी जो स्लोप है वो ओ से ए पॉइंट तक जो स्लोप है उससे फर्क है, जबकि ए से बी तक भी लाइन स्ट्रेट है। इट मीन्स कि यहाँ भी रेशो रिमेन्स कांस्टेंट बट इट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द रेशो बिटवीन पॉइंट्स ओ एंड ए। यहाँ पर हम ओ ओरिजिन को सपोज करते हैं, फिगर में आपको नजर नहीं आ रहा। तो बी पॉइंट तक जितनी फोर्स हमें या जितना स्ट्रेस हमें चाहिए उस स्ट्रेस की अमाउंट को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। उस स्ट्रेस की अमाउंट को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अब जब बी से सी की तरफ जाएं तो आप देख रहे हैं कि लाइन मजीद स्ट्रेट नहीं रही, जबकि लाइन कर्व की हालत में आ गई है। इस कर्व का यह मतलब है कि मजीद हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा और जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं रही। बी से सी तक का जो डिफरेंस है इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। इट मींस कि इस रीजन के अंदर आने वाला जो शेप का चेंज है वो परमानेंट होगा। जब आप स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो मटेरियल विल नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। सी तक जितना भी स्ट्रेस चाहिए वो सारा का सारा स्ट्रेस आपके मटेरियल में किसी भी किस्म की कंप्लीट डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले तक आपको चाहिए होता है, और इसको आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमारी मुराद वो टेंसाइल स्ट्रेस है जो मटेरियल को कंप्लीट ब्रेकेज से पहले तक चाहिए होता है। इस रीजन में जो स्ट्रेस अप्लाई होता है बी से सी के रीजन में, उसकी वजह से जो स्ट्रेन आता है उस प्रोसेस को हम स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब ये है कि इस वक्त जो स्ट्रेन प्रोड्यूस किया जाएगा वो मटेरियल के अंदर हार्डनेस ले आएगा, यानी कि मटेरियल के अंदर जैसे जैसे डिफॉर्मेशन आ रही है मजीद डिफॉर्मेशन लाना मुश्किल होता जा रहा है। When you go from C to D point तो आप देख रहे हैं कि कर्व जो है वो उलट गई है, स्ट्रेन बढ़ रहा है जबकि स्ट्रेस कम हो रहा है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, लेकिन चूंकि आपका एरिया बहुत कम हो चुका होता है इसलिए जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको अगर हम एक्चुअल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस की एक डिक्रीज्ड अमाउंट आती है, और इस प्रोसेस को नेकिंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब मटेरियल को हम बहुत ज़्यादा एलोंगेट कर देते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना शुरू हो जाता है। उस कम होने की वजह से उसके अंदर एक नेक अपीयर हो जाती है। तो इंजीनियरिंग की टर्म्स में इसको मटेरियल नेकिंग कहा जाता है। वेयर एज डी पॉइंट वो है जहाँ पर आपके पास कंप्लीट ब्रेकेज या फ्रैक्चर आ जाता है। कंप्लीट ब्रेकेज या फ्रैक्चर का ये मतलब है कि मटेरियल के जो बॉन्ड्स हैं वो टूट गए हैं और अब जो डिफॉर्मेशन है वो फ्रैक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। Okay, our next topic is strain energy. In physics, strain energy is the energy stored by a system undergoing deformation. अगर हम किसी भी सिस्टम, किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और उसकी वजह से उसमें कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, तो उस स्ट्रेन के प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें वर्क डन चाहिए होता है वो सिस्टम के अंदर स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर हम ये ग्राफ देखेंगे इसमें हमारे पास स्ट्रेस y एक्सिस के ऊपर है जबकि स्ट्रेन
एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर हमें ऐसे किसी भी ग्राफ के लिए स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़े तो हम एरिया अंडर दी कर्व निकालते हैं। आपके पास दो किस्म के मटेरियल्स की एग्जांपल है, ब्रिटल मटेरियल्स और डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल्स वो होते हैं जो अपनी इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद कंप्लीट फ्रैक्चर की तरफ चले जाते हैं, उनमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आती। जबकि डक्टाइल मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि पहले अपनी इलास्टिक लिमिट में रहते हैं, उसके बाद वो अपनी प्लास्टिक लिमिट में जाते हैं और उसके बाद जाकर वो कम्प्लीटली फ्रैक्चर होते हैं। तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व यहाँ से देखें तो ब्रिटल मटेरियल्स का एरिया अंडर द कर्व बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल्स, यानी कि डक्टाइल मटेरियल्स अपने अंदर ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करते हैं और उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ये हमारे पास एक कर्व है जिसके ऊपर हमने फोर्स को y एक्सिस के ऊपर लिया है, एक्सटेंशन को x एक्सिस के ऊपर लिया है। O से A तक हमारी जो लिमिट है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसके दरमियान में हमने एक पैच लिया है जिसको हम चेंज इन एक्सटेंशन या एलोंगेशन का नाम दे रहे हैं। उसके मुकाबले में हमने चेंज इन फोर्स की भी वैल्यू कैलकुलेट की है। अब O से A तक जो हमारे पास रीजन होगा y एक्सिस के ऊपर वो हमारे लिए फोर्स है, जबकि B पॉइंट जो शो किया हुआ है वो हमारे एक्सटेंशन या एलोंगेशन को शो कर रहा है। अब जब हम इसके लिए देखेंगे तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगी। अब इस ट्राइंगल का जब हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी आएगी। ऐसे तमाम मटेरियल जो कि हुक्स लॉ को ओबे करते हैं उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। इनको हम लीनियर ग्राफ्स भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फोर्स को y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है, जबकि एक्सटेंशन को x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है, और हमारे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, ग्रेडियंट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ग्रेडियंट जो है वो हम इस लाइन की स्लोप से निकाल सकते हैं, और ये ग्रेडियंट हमारे पास कैसे आएगा, y ओवर x या चेंज इन y एक्सिस ओवर चेंज इन x एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस के ऊपर फोर्स है जबकि x एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन है। तो अगर हम चेंज इन अमाउंट ऑफ फोर्स टू द चेंज इन अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन द मटेरियल की रेशो को देखेंगे तो वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होगा।